हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 6 न्यूक्लियर मॉडल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। कुछ क्वेश्चन मैंने बाहर से ऐड करें जो इस साल दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके हैं। अब देखना वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा दूँ। यूनिट 6 देख लेते हैं फिर एक बार। यूनिट 6 है न्यूक्लियर मॉडल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखो ये यूनिट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सब कुछ आपका 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या आपने रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ी है? क्या आपने नाभिकीय विखंडन नहीं पढ़ा? क्या आपने नाभिकीय संलयन नहीं पढ़ा? क्या आपने युग्म विनाश युग्म उत्पादन नहीं पढ़ा है? क्या आपने नाभिकीय रिएक्टर नहीं पढ़ा? हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं पढ़ा? आपने परमाणु बॉम्ब नहीं पढ़ा? सब कुछ आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं और वहीं से सारे के सारे एमसीक्यू निकाले हैं और आज मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए साहब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक स्थायी नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। यार नाभिक स्थायी कब होगा? नाभिक स्थायी कब होगा? आप जानते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है किसी भी नाभिक की स्टेबिलिटी। नाभिक स्थायी कब ज़्यादा होगा? जब उसकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होगी वो नाभिक उतना ज़्यादा स्थायी होगा। इस बात को दिमाग में डाल लो। अब यहाँ चेक कर लो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस नाभिक की ज़्यादा है। ये देखते हैं 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। आपको हिंदी में लिख सकता है प्रति न्यूक्लियन, पर डरना नहीं है। न्यूक्लियन क्या होता है? अरे भैया नाभिक के मौलिक कणों को न्यूक्लियन कहते हैं और नाभिक के दो मौलिक कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इक्वल टू द्रव्यमान संख्या बनाते हैं और वही हमारी न्यूक्लियनों की संख्या होती है। अरे यार छोड़ो, पढ़ रखा आपने थ्योरी में, थ्योरी जरूर पढ़ लेना यार। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि थ्योरी मत छोड़ना। एमसीक्यू करने से पहले इस चैप्टर की थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेना। पर आप लोग तो मस्ती में मस्त हो, छोड़ो थ्योरी करके क्या। आप एमसीक्यू वाइज है तो थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे। चलिए साहब 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियन और बी नंबर है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन और 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। क्या लग रहा है आपको कौन सा राइट ऑप्शन होगा? मेरे पास लगा दो बिना सोचे समझे। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज़्यादा क्या भैया ये बंधन ऊर्जा है तो नाभिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। नाभिकीय विखंडन को किसके आधार पर समझा जा सकता है? नाभिकीय विखंडन क्या होता है बेटा? एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन टकराता है। पूछ सकता है पेपर में आपके कि यूरेनियम 235 का विखंडन होता है मंदगामी न्यूट्रॉन द्वारा, मंदगामी न्यूट्रॉन द्वारा। तो एक नया आइसोटोप बनता है जो तुरंत दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि यूरेनियम नाभिक के अगर यूरेनियम है मेरे पास, उसका जब एक नाभिक विखंडित होगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। ये याद कर लेना पॉइंट को बेटा, पेपर में पूछ सकता है कि यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कितनी होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। मेगा को आप मिलियन भी कह सकते हो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। नाभिक के विखंडन को किसके आधार पर समझाया जा सकता है? थॉमसन मॉडल, फ्लॉप, अरे नहीं समझा सकते। अला खुद का मॉडल यानी कि परमाणु के बारे में नहीं समझा सका तो नाभिकीय विखंडन को क्या स्पष्ट करेगा? ये द्रव बूंद मॉडल, दम है, इसको हम तरल बूंद मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, फ्लोप, बोहर मॉडल, पता नहीं तो कौन सा। ये सब परमाणु के बारे में स्पष्ट करते हैं, नाभिकीय विखंडन के बारे में स्पष्ट थोड़ी ना करते हैं कि परमाणु आया भम फट गया, ऐसा थोड़ी ना होगा है भैया। तो ये थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल सब के सब परमाणु के बारे में स्पष्ट करते हैं। द्रव बूंद मॉडल बचता है और यही आप टिक लगा लो कि भैया नाभिकीय विखंडन को स्पष्ट करने की सबसे बढ़िया विधि द्रव बूंद मॉडल होता है। कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, समझो ना उस चीज़ को तभी तो मजा आएगा समझने में। दूसरा पॉइंट है मैजिक संख्या होती है। मैजिक नंबर किसे कहते हैं? थ्योरी पढ़ोगे समझ जाओगे, लेकिन मैं डायरेक्टली ऑप्शन में लगा दूंगा। मैजिक नंबर मेरे पास क्या है बेटे? मैजिक संख्या 2 है। ठीक है, मैजिक संख्या क्या है मेरे पास? 2 होती है। चलिए साहब आगे देखते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया 2He4 यानी कि ये हीलियम परमाणु है और ZX से कोई एलिमेंट है जहाँ A द्रव्यमान संख्या, Z परमाणु क्रमांक है, चेंज टू Z+2 Y A+3 प्लस W। W क्या है यहाँ? उसमें बिछा प्लस W जो बना है, ये W है क्या चीज? इसका नाम बताओ, क्या चीज होगा W ये? अरे मुझे नहीं पता, आप खुद बताओ, दिमाग लगाओ। देखो बेटा
यानी कि जब मैंने इस एलिमेंट में एक हीलियम परमाणु जोड़ा तो Z+2 यानी कि कितना बन गया, Z+2, परमाणु संख्या करेक्ट आ गई है, 4+A यानी कि A+3। अरे यार ये मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे एक बच गया, परमाणु क्रमांक तो सबका सब एडजस्ट हो गया, Z+2, 4+A होना चाहिए था, लेकिन यहाँ A+3, तो मतलब कहाँ गया, तो बेटा यहाँ न्यूट्रॉन चला गया, न्यूट्रॉन 0n1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0n1। कहाँ है इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, न्यूट्रॉन। यहाँ क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, 0n1 न्यूट्रॉन बनेगा। ठीक है, याद कर लो, ठीक से कर लो। नाभिकीय अभिक्रियाओं में न्यूट्रॉन को 0n1 से दर्शाते हैं और नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रोटॉन को 1h1 से दर्शाते हैं, अल्फा को 2he4 से दर्शाते हैं, पॉजिट्रॉन को +1 β0 से दर्शाते हैं, और भैया तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को -1, ठीक है, β0 से दर्शाते हैं, या आप बोल सकते हो उसको बीटा कण। तो यार बढ़िया करके पढ़ो ना, समझ में आएगा अच्छा खासा। चलिए साहब देखते हैं, द्विमैजिक संख्या वाला नाभिक है, एक ही होता है, एक ही क्वालिटी पाई जाती है ऑक्सीजन के भीतर। द्विमैजिक संख्या वाला नाभिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आ चुका है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन ये आया है कि द्विमैजिक संख्या वाला यौगिक है, यानी कि द्वि संख्या वाला नाभिक है, और एक क्वेश्चन और पूछा, उसमें पूछा कि द्विमैजिक संख्या वाला नाभिक नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 होंगे और 1 नहीं है, वो भी मैं अभी आगे लूंगा, डरो मत, घबराओ मत। फिलहाल तो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विमैजिक संख्या वाला नाभिक है, तो क्या बेटा ऑक्सीजन होता है, 8 ऑक्सीजन 16 होता है। अच्छा, वारण बराबर है, एक वारण बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 100 फर्मी के, 100 फर्मी स्क्वायर के, 10 की घात -28 मीटर के, या 10 की घात -14 मीटर स्क्वायर के। एक वरण क्या होता है, वरण यार ये नाभिकीय अभिक्रिया परिक्षेत्र का ना मात्रक होता है, याद कर लो ठीक से, नाभिकीय अभिक्रिया परिक्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वरण होता है। ठीक है बेटा, ये यूनिट होती है। तो कह रहा है कि एक वरण होता है, एक वरण किसके बराबर होता है, भाई मेरे बराबर तो नहीं होता, मेरा तो द्रव्यमान बहुत ज्यादा, 75 किलो मेरा द्रव्यमान, तो मेरे बराबर तो कभी होगा ही नहीं है, तो फिर किसके बराबर होता है, अच्छा तो 100 फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, 100 फर्मी स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा ये बता बेटा, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, कौन बता जल्दी फास्ट, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, शायद दूरी का सबसे छोटा मात्रा मैं फर्मी को मानता हूँ, क्योंकि 10 की घात -15 मीटर होते हैं यार फर्मी, लगाओ अंदाजा, 10 की घात -15 मीटर होता है फर्मी में। ठीक है, लाइन पे फोकस करना। चलो आगे देखते हैं, नाभिकीय विखंडन, ये याद कर लो कि एक वरण बराबर होता है 100 फर्मी के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े करके याद करो, पेपर में आता है। 12th क्लास वाले क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछेगा, कभी सोच रहे हो यार 12th वाले क्वेश्चन में मजा आ जाएगा कि यार नाभिकीय संलयन होता है, उस ताप पर नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो 2 ड्यूटोन नाभिक मिलकर ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, ऐसा होता वैसा होता, ऐसा नहीं, 12th वाला नहीं पूछने वाला, साला स्पेशल पूछता है, BSc का पूछेगा, घबराओ मत, बता रहा हूँ क्वेश्चन, बस 25 क्वेश्चन है, विशेष तौर पे ध्यान देना इन्हीं पे। चलिए साहब आगे देखते हैं, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। अरे नाभिकीय विखंडन की खोज किसने करी थी, भाई मैंने तो बिल्कुल नहीं करी थी, आप लोगों ने करी है, नहीं करी है यार, आप लोग तो अभी आए हो। चलिए साहब फिलहाल देखो किसने करी है वो देख लेते हैं, रदरफोर्ड ने, प्यारे क्यूरी ने, थॉमसन ने, होर्न तथा स्ट्रेसमैन ने। तो ऐसे और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, आपके दिमाग में आ गया होगा ये 2 ऑप्शन, क्योंकि रदरफोर्ड थॉमसन ये तो परमाणु के बारे में स्पष्ट करते हैं, बचा बेचारा प्यारे क्यूरी, इसने, अरे यार प्यारे क्यूरी, मैडम क्यूरी का दिमाग चलता था और मेहनत होती थी प्यारे क्यूरी की, समझ गए। इन्होंने क्या करा, एक एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज करी, इसका नाम था रेडियम, और पता है कितने टन गोलतार से, 30 टन गोलतार से थोड़ा सा मिलीग्राम, यानी कुछ मिलीग्राम में रेडियम बाहर निकाला, और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, प्यारे क्यूरी और मैडम क्यूरी को, हस्बैंड मिलकर काम उठा गया ये। चलो देखते हैं फिर आगे, तो नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, प्यारे क्यूरी ने, होर्न तथा स्ट्रेसमैन ने। तो भैया होर्न तथा स्ट्रेसमैन ने नाभिकीय विखंडन की खोज करी थी, स्पष्ट किया था, समझाया था। नाभिकीय विखंडन के बारे में तो आपको खूब पता है कि जब एक हल्का नाभिक, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, एनर्जी जनरेट हो जाती है। भैया बता जरा, सूर्य में कौन सी प्रक्रिया हो रही है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। सूर्य में क्या हो रहा है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है परमाणु बम में, और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय रिएक्टर में। कभी किसी समय भारतवर्ष में 32 नाभिकीय रिएक्टर थे 1971-1972 के आसपास में, लेकिन आज एक भी नाभिकीय रिएक्टर नहीं है, क्योंकि यूरेनियम एलिमेंट बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है प्रकृति में। पढ़ो यार, बढ़िया करके दिमाग लगा के। चलिए मैं आगे देखता हूँ, एक्स ए बी बाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का बस दिमाग में फसल लेना, ऐसे क्वेश्चन को याद तो होने वाले हैं नहीं, बस इनका ऑप्शन जो है ना दिमाग में फसल लेना कि सर इसका राइट ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। एक्स ए बी बाई नाभिकीय अभिक्रिया में क्यू का मान है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ई बी माइनस ई ए, ई बाई माइनस ई एक्स, दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ई बी माइनस ई ए, ई वाई माइनस ई एक्स, ई बी प्लस ई वाई माइनस ई ए, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो मेरा राइट ऑप्शन है सी नंबर, याद कर लो ठीक से, सी नंबर क्या है राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, कर लोगे ना कवर,
भैया कितने क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। डर तो नहीं लग रहा है? डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू नाम सुना है? पहले इतना करो फिर करते हैं इसके बाद में। चलिए साहब होगा यहाँ तक 8 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, किसी नाभिक का विखंडन करने के लिए उस पर बमबारी की जाती है। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि अगर यूरेनियम 235 का विखंडन आपको करना है तो मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी करनी पड़ेगी, यानी कि मंदगामी न्यूट्रॉन डालने पड़ेंगे, तब जाके नाभिक का विखंडन होता है। इसका मतलब है ना तो प्रोटॉन और ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही अल्फा कण काम करता है, यहाँ न्यूट्रॉन। समझ गए? तो न्यूट्रॉन की भी अपनी बात अलग है, हर किसी कण की अपनी खासियत है। तो किसी नाभिक का विखंडन करने के लिए उस पर बमबारी की जाती है न्यूट्रॉनों की। ओके, अगर न्यूट्रॉन ना होते तो ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। हमें लगा के नाभिक को तोड़ना पड़ता। वो तो शुगर मनाओ के नाभिक हैगा जिंदा, बिल्कुल नाभिक थोड़ा बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन हैंगे, ये क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन हैंगे, और न्यूट्रॉनों को डाल दिया जाता है नाभिक पे, किसी भारी नाभिक पे, और तोड़ फोड़ के बराबर कर देता है। चलिए साहब, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा में बदलने वाला द्रव्यमान का प्रतिशत लगभग है। अरे यार, नाभिकीय विखंडन जब भी होता है तो कितना द्रव्यमान लॉस होता है, जिसके तुल्य एनर्जी उत्पन्न होती है। किसने बताया था ये? एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना है, विख्यात साइंटिस्ट है, दुनिया जानती है उनके आईक्यू लेवल के लिए। कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, यानी कि फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन माने जाते हैं, पता है आप लोगों को। तो ऐसा क्या काम करा होगा आइंस्टीन ने जो इतने बड़े फेमस पर्सन हो गए? क्यों? अरे भैया, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, यानी कि E बराबर mc²। अगर इसको लॉन्ग वे में देखें तो M बराबर m0 √1 - v²/c²। पता नहीं क्या क्या थ्योरी है, काफ़ी बड़ी थ्योरी है, मतलब फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है। तो इस फॉर्मूले को E बराबर mc² को समझने के लिए लोगों को 15 साल लगे थे, यानी कि इतने डेवलप थे उस समय आइंस्टीन। अब लगा लो अंदाज़ा, 15 साल में जाकर लोगों की थ्योरी समझ में आई थी कि यार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। लेकिन इस चीज़ के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1924 में, जब इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को स्पष्ट किया, तब जाके इनको नोबेल पुरस्कार मिला। समझ गए चीज़ को? तो इन्होंने ऐसी ऐसी जगह हाथ डाला जहां कोई साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पाया। ब्राउनी गति को इन्होंने समझाया, और आज भी इनकी एक थ्योरी आदि हुई है आइंस्टीन की, जिसपे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, लेकिन आदि थ्योरी आदि की आदि है, और आगे वो किसी साइंटिस्ट से आगे बढ़ी नहीं है। अंदाजा लगाओ, इतने बड़े साइंटिस्ट उस समय के। चलो आगे देखते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा में बदलने वाला द्रव्यमान का प्रतिशत है कितना बेटा? 0.1%। ओनली 0.1% जब द्रव्यमान लॉस होता है तो एनर्जी जनरेट होती है। चलिए साहब आगे देखते हैं। यूरेनियम 235 का विखंडन होता है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा, मंदगामी न्यूट्रॉनों द्वारा, अल्फा कण द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा। तो भैया यहाँ पे मंदगामी न्यूट्रॉन क्या करते हैं बेटे? काम करते हैं। मंदगामी न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम 235 का विखंडन होता है। अच्छा ये बताओ बेटा, समीकरण 4(1H1) 2He4 + 2 पॉजिट्रॉन + 2 न्यूट्रॉनों + 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं ये रिएक्शन आपने पढ़ी है? दिमाग में तो आ रहा है कि सर पढ़ी सी लग रही है रिएक्शन ये, पर याद नहीं आ रहा है पढ़ी कहाँ है। पढ़ी है आपने कि भैया सूर्य से ऊर्जा लगातार मिल रही है, क्यों? पढ़ा नहीं है? तो उसमें 2 साइकिल ली जाती है, एक कार्बन साइकिल ली जाती है, एक प्रोटॉन साइकिल ली जाती है। अच्छा बताओ, ये सेम टू सेम रिएक्शन नहीं है? इनमें 4 हाइड्रोजन नाभिक, ठीक है, संलेत होकर, ठीक है, एक भारी नाभिक He2He4 बनाते हैं, कई ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं से होते हुए 2He4 बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये पढ़ा है आपने यार, सूर्य से ऊर्जा लगातार मिल रही है वहाँ पे। तो क्या है नाभिकीय संलयन? सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? सूर्य से लगातार ऊर्जा मिल रही है, इसका कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। पेपर में पूछ सकता है नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या हो रही है? सूर्य से लगातार ऊर्जा मिल रही है। अगर नाभिकीय विखंडन सूर्य में होता तो अब तक पूरे का पूरा सूर्य टूट के बराबर हो गया होता, खत्म हो गया होता, लेकिन सूर्य कभी खत्म नहीं होने वाला है भैया, लगातार ऊर्जा दे रहा हमें। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो इसमें कौन सा रीजन है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी है बेटा? नाभिकीय संलयन। यहाँ पे देखो 4 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बना रहे हैं और एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो नाभिकीय संलयन होता है इसमें। आगे देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया 13 एल्युमिनियम 27, क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास। 13 एल्युमिनियम 27 + 2He4, ठीक है, चेंज टू 14x30, कोई एलिमेंट होगा यहाँ, x की जगह कोई एलिमेंट दिया होगा,
तो बेटा बताओ जरा कि कौन सा कण बाहर निकलेगा, कौन सा कण बाहर निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, पहले ये चेक कर लें आप कि परमाणु क्रमांक इधर कितना है मेरे पास 13 है, इधर कितना है बेटे 2 है, 13 और 2 कितना हो गया मेरे पास 15 हो गया, इधर कितना 14 है, मतलब 1 रह गया हमारा। 27 4 31 हो गया, इधर कितना है मेरे पास 30 है, मतलब 1 रह गया, तो 1H1 आ जाएगा, 1H1। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कहाँ 1H1, ये हमारा राइट ऑप्शन है इसका। चलिए साहब आगे देखते हैं। जब 4 बेरिलियम, आपने पढ़ा है कि भाई न्यूटन की खोज किसने करी है, सर न्यूटन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने करी है। कैसे करी है कि उन्होंने बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी की और उसको भैया उन्होंने कार्बन 6 से 12 में बदला और न्यूटन की खोज करी। पढ़ा है ना आप लोगों ने, अरे पढ़ो, मजा आता है पढ़ने में यार। तो 0N1 यहाँ पे बाहर निकलेगा। देखो 4 अल्फा कण पे होता है 2He4, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, और बेटा 9 और 4 13, बच गया मेरे पास 1, तो 0N1 न्यूटन बाहर निकलता है। यहाँ पे जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी इस रिएक्शन के द्वारा। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो नाभिकीय रूपांतरण 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 234 में उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या। बेटा आ चुका है पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ध्यान देना। कैसे करोगे इसको सोल्व, इसको सोल्व करने का मुझे तरीका बताओ। अल्फा कण बाहर निकला, तो कह रहा है कि नाभिकीय रूपांतरण 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 234 में उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या 11, 12, 02 और 20। जल्दी बताओ बेटा। देखो जब एक बीटा कण बाहर निकलता है ना, तो खास बात होती है एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। बीटा कण पे होता है माइनस, बीटा कण पे क्या होता है बेटा माइनस होता है। जैसे ही एक बीटा कण बाहर निकलेगा, तुरंत एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। दूसरा बीटा कण बाहर जाएगा, तुरंत 2 परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। बढ़ गया 2 परमाणु क्रमांक, ध्यान देना, यानी कि 2 तो मेरे पास बीटा कण बाहर निकलेंगे, साथ में एक अल्फा कण बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि 2He4 होता है, तो परमाणु क्रमांक उसका 2 होता है, तो मतलब इधर भी 92 हो जाएगा हमारा, इधर भी 92 हो जाएगा, यानी कि 2 बीटा कण बाहर निकालो और एक अल्फा कण बाहर निकाल दो। अल्फा कण का परमाणु क्रमांक 2He4 2 होता है, तो 2 बीटा कण हमारे बाहर हो जाएंगे, तो बात बराबर हो जाएगी ना। समझ में आया? अरे आ गया होगा समझ में, एक बार दिमाग लगाना। 2 बीटा कण बाहर निकाल दो, -1 बीटा 0, -1 बीटा 0। ठीक है, 2 परमाणु क्रमांक बढ़ गया। फिर उन 2 परमाणु क्रमांक जो बढ़ा है वहां से एक अल्फा कण बाहर निकाल दो, 2He4, परमाणु क्रमांक सेम का सेम रह गया। तो यहाँ जो मेरे पास ऑप्शन आ गया राइट, वो कौन सा है? ये वाला ऑप्शन है 1 2। ठीक है, एक अल्फा कण बाहर होगा और 2 मेरे पास बीटा कण बाहर होंगे। द्रव्यमान M और आवेश E का एक इलेक्ट्रॉन बोर्ड, ये आ चुका बेटा पेपर में। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। द्रव्यमान M तथा आवेश E का एक इलेक्ट्रॉन V बोर्ड विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि गतिज ऊर्जा जो होती है mv² वो इक्वल टू होती है EV के। ठीक है, ये V4 होता है वोल्टेज, और ये जो छोटा वाला भी है ये वेलोसिटी है। अब ये भाग वाला कहाँ पहुंच जाएगा हमारा? गुणा में पहुंच जाएगा, 2EV हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और गुणा वाला हमारा भाग में आ जाएगा, M हो जाएगा, और जब वर्ग हटाऊंगा तो मेरे पास रुक जाएगा, तो छोटा भी कितना गया मेरे पास? 2EV/m। तो ये क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं, इन क्वेश्चन पे विशेष तौर पर ध्यान देना। डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये, यूनिट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आपकी पढ़ी पढ़ाई यूनिट है, फ्री फंड के नंबर है बिल्कुल। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। चलिए साहब अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इजी होने वाले हैं ये भी, और भैया इन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादातर ध्यान देना है आप लोगों को। चलो साहब स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेथे बीज सेकर द्रव्यमान सूत्र के अनुसार किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? अरे उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है उसके किसके? द्रव्यमान संख्या के। याद कर लो ठीक से, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाने वाला, बेथे बीज सेकर द्रव्यमान सूत्र के अनुसार। इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का फंसने वाला है, कैसा भी फंसे, पर ध्यान देना है द्रव्यमान संख्या के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा। चलिए साहब आगे देखते हैं। बेथे बीज सेकर द्रव्यमान सूत्र भविष्यवाणी करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अच्छा, नाभिक का चुंबकीय गुण के बारे में भविष्यवाणी करता है, रेडियो एक्टिव तत्वों का आधा जीवन के बारे में, या सी नंबर है इसका न्यूक्लियस का क्वांटम स्पिन, या फिर डी नंबर इलेक्ट्रॉन की उत्तेजन ऊर्जा। जल्दी बताओ बेटे इसमें से एक ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? तो अगर आपने बीज बेज यानी कि क्या है मेरे पास, बेथे बीज सेकर द्रव्यमान सूत्र पढ़ रखा है, याद कर रखा है, समझ रखा है, तो आपके लिए ये 0 बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से कर दोगे। देखो जरा ध्यान से फिर, तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास बी नंबर। अबे हम रेडियो एक्टिविटी तो पढ़ रहे हैं, कुछ के तो तुक्के ही अच्छे लगते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके तुक्के में काम हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, रेडियो एक्टिव तत्वों का आधा जीवन के लिए। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं।
इलेक्ट्रॉन तथा प्रति इलेक्ट्रॉन मिलने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रति इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है तो कितनी ऊर्जा होती है? मतलब कहने का मतलब यह है कि जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो कितनी एनर्जी जनरेट होती है? तो भैया होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं युग्म उत्पादन। यानी कि युग्म उत्पादन के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, पता है, मैंने बता दिया आपको। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, ध्यान देना। सूर्य ऊर्जा का अपार स्रोत है और सूर्य से लगातार हमें ऊर्जा मिल रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या होता है? क्योंकि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है और नाभिकीय संलयन हमेशा उच्च ताप पर होता है। पूछता है क्यों? क्योंकि नाभिकीय संलयन उच्च ताप पर होता है और सूर्य का ताप अत्यधिक, मतलब सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे तत्व नाभिक की अवस्था में रहते हैं, उनके बीच में संलयन स्वतः होता रहता है और लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। बेथे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बारे में बताया था कि भैया कि सूर्य दो साइकिल दी थी उन्होंने, एक कार्बन साइकिल और एक प्रोटॉन साइकिल। चलिए आगे देखते हैं जरा। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है संलयन द्वारा, ठीक है, विखंडन द्वारा नहीं बेटे, संलयन द्वारा। क्या मानना है विखंडन द्वारा का? अगर सूर्य में विखंडन होने लगे तो पूरा सूर्य का सूर्य खत्म। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं भाई इस चीज़ को। और अब आगे क्या पॉइंट है मेरे पास वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। 2 ड्यूट्रॉन नाभिकों के संलयन से प्राप्त होता है। ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्रोटियम 1s1, दूसरा होता है 1s2 ड्यूटीरियम जिसको हम ड्यूट्रॉन कहते हैं, और तीसरा होता है प्रोटियम 1s3। अरे याद है आप लोग, अरे इंटेलिजेंट है यार आप लोग। 2 ड्यूट्रॉन नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा है कितनी? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे मत ठोक दियो कभी, 200 पे ठोक दो। ये तो जब यूरेनियम परमाणु का एक नाभिक विखंडित होता है तो इतनी एनर्जी जनरेट होती है। तो हमारा 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ राइट ऑप्शन। नाभिक का विखंडन तभी संभव हो सकता है जब उसका द्रव्यमान होता है। यार ये क्वेश्चन तो बड़ा ऊट पड़ा के, पर ये आ चुका है मेरे दोस्त क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यार, देख रहे हो यार क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाभिक का विखंडन तभी संभव हो सकता है जब उसका द्रव्यमान होगा A इज लेस देन टू 85 इज अ राइट ऑप्शन। इससे मत सोच लियो, तुम्हारा दिमाग इस पर पहुंचा होगा कि सर ये वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, लेकिन राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा? द्रव्यमान संख्या का मान 85 से कम होना चाहिए, तब जाके नाभिकीय विखंडन होगा हमारा। नाभिकीय अभिक्रिया परिक्षेत्र का मात्रक है। नाभिकीय अभिक्रिया परिक्षेत्र का मात्रक है। बता दिया मैंने आप लोगों को क्या मात्रक होता है, मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया स्टार्टिंग में ही जब मैंने क्वेश्चन करवाया वरन, तभी मैंने बता दिया है कि नाभिकीय अभिक्रिया परिक्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटे? वरन होता है। ना तो रदरफोर्ड होता है, ना बैकुरल होता है और ना ही क्यूरी होता है। क्या होता है? वरन होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। हाइड्रोजन बम में क्रिया होती है। वाह यार क्या बात है, हाइड्रोजन बम कितना शक्तिशाली बम है। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में कौन ज़्यादा शक्तिशाली होगा? हाइड्रोजन बम, है ना। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है बेटा, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो हाइड्रोजन बम में क्रिया होती है संलयन, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक होता है। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ लो, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ो। मंदक कौन होता है? शीतलक कौन होता है? कैडमियम छड़ों का क्या काम होता है? ठीक है। न्यूट्रॉनों की गति को कौन कम करता है? नाभिकीय रिएक्टर किस काम में आता है? ये सब पढ़ के जाना, कोई ना कोई एमसीक्यू पक्का निकलेगा इससे। फिलहाल तो मेरे पास नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का यूज होता है। तो मंदक मतलब जो न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है वो मंदक होता है। तो वहाँ पे ग्रेफाइट का बॉक्स होता है। ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट वो बेटा एक अच्छा मंदक होता है। ग्रेफाइट एक अच्छा मंदक होता है, ठीक है, जो न्यूट्रॉनों की गति को अच्छी तरह से कम कर देता है। तो 25 क्वेश्चन हो गए इस यूनिट के, और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और बाकी आपके पास मॉडल पेपर हैं, जोन सा भी हो, जिस ब्रांड का आपके पास मॉडल पेपर हो सब पढ़ो, ठीक है। और इन्हीं 25 क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना कि सर इनमें से क्वेश्चन हमारे फंसने वाले हैं। चलिए साहब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।